प्रिय विद्यार्थियों, सभी को जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय श्री श्याम। डीएलएड सेकेंड ईयर का चौथा पेपर आज अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। हिंदी भाषा शिक्षण और उसकी प्रवीणता पढ़ेंगे अपन। इकाई 1 पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 है। एक पार्ट पहले हो चुका है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे आप अपन इस पार्ट के अंदर। आपको हमारे इस चैनल पर संपूर्ण कोर्स मिल रहा है, यानी कि हर पेपर से पहले आपका पेपर एक जो होने वाला है उससे पहले आपके संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहे हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेवें, नोट कर लेवें। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध के कौन कौन से पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। मिडिल स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों का जो स्तर है, लेवल है, उस पर भाषा शिक्षण में सौंदर्य बोध के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। नंबर 1, विषय वस्तु में निहित सौंदर्य। जिस सब्जेक्ट में, जिस कहानी में, जिस पद्यांश में जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य से बालक को परिचित कराना और संबंधित विद्यार्थी समुदाय को उससे परिचित कराना, यानी कि उसमें जो सौंदर्य है उसको परिचित कराना, नंबर 1 पहलू। नंबर 2, भाषा के सौंदर्य में कविता में बिंब, कहानी, नाटक में संवाद आदि पर चर्चा करना। जैसे कविता है, कविता में कौन से बिंब पर चर्चा की गई है कवि ने, कहानी, नाटक में किस प्रकार से नाटक में जो संवाद है उस पर चर्चा करना, भाषा सौंदर्य के बारे में। तो 2 चीज़ें, विषय वस्तु में निहित सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य और विधागत जो सौंदर्य है, ये 3 पहलू इसमें शामिल किए जा सकते हैं भाषा शिक्षण में। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण जो है उसको सीखने के लिए, भाषा सीखने के कौशल के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिएगा। यानी कि कौन कौशल, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, इसको लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा के कौशल, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। अपन जैसे इंग्लिश में पढ़ा ना अपन, LSRW, वही चीज इसमें है। L फॉर लिसनिंग, नंबर 1 लिसनिंग आता है, सुनना, जिसको श्रवण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बालक क्या करेगा, शब्दों को, वाक्यों को सुनेगा, सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करेगा और फिर उसका सही गलत का फैसला लेगा और उसके बाद उसका आचरण करना, ये श्रवण है। जैसे बच्चों को कहा कि भाई आप क्लास में अनुशासन रखोगे, अब इस चीज को बालकों ने सुना, अनुशासन का उसका अर्थ ग्रहण किया बालक ने, और फिर सही और गलत का फैसला किया कि हाँ हमें बिल्कुल अनुशासित रहना चाहिए क्लास के अंदर। ये चीज़ है सुनना। यदि बालक इस चीज़ को सुनते नहीं, बालक इस चीज़ का अर्थ ग्रहण नहीं करते, तो फिर वो सुनना नहीं है। हम यदि जैसे ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर हमारे कानों में बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, इधर कल कारखाने की आवाज़ आ रही है, इधर वाहनों के जो हॉर्न की आवाज़ आ रही है, इधर कोई बोल रहा है, इधर मीटिंग चल रही है। अब क्या है कि हम जिस बात पर ध्यान देते हैं, हम जिसको सुनना चाहते हैं, इसलिए केवल कानों में आने वाली आवाज़ सुनना वाली बात नहीं है। सुनना वो चीज़ है जिसमें बालक सुनेगा, अर्थ ग्रहण करेगा, सही गलत का फैसला करेगा और उसके अनुरूप ही उसका आचरण करेगा, वही सुनना है। आप अच्छी तरह से नोट कर लो इस बात को। लिसनिंग जो प्रोसेस है, वैसे इंग्लिश में जो चीज़ है वही हिंदी में है, जो अर्थ हिंदी इंग्लिश में बताया वही इंग्लिश में है, सेम है। इसमें वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, आकाशवाणी आदि माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को धैर्यपूर्वक सुनना, स्वराघात, बलाघात व आरोह अवरोह के अनुसार भाव अर्थ को ग्रहण करना। इसमें बालक भाव अर्थ को ग्रहण करेगा और उस जो वाद विवाद या जो भाषण या जो कुछ वो सुनने जा रहा है उसका आरोह अवरोह समझेगा और स्वराघात को समझेगा। ये है सुनना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने के शिष्टाचार का पालन करते हुए बालक धैर्य और एकाग्रता से सुनते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको उच्च प्राथमिक स्तर के हिसाब से भी लेवें कि वो उच्च प्राथमिक स्तर पर इस सुनने के संदर्भ में तो बालक क्या करेगा, इसको धैर्य से सुनेगा, एकाग्रता के साथ सुनेगा, तो वो सही सुनना और सुनना ही वही कहलाएगा।
दूसरा आता है एल के बाद आता है एस। एस का मतलब स्पीकिंग, बोलना। मौखिक अभिव्यक्ति एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा की वह ताकत है जो संवाद के माध्यम से व्यक्तियों को परस्पर जोड़ती है। ये बोली ही है, ये मौखिक अभिव्यक्ति ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। ये संवाद ही एकमात्र माध्यम है। हम देखते हैं कि जो नेता बहुत अच्छी तरीके से बोल सकता है, भाषण कला, जिस नेता की भाषण कला बहुत अच्छी है, वो नेता कितना आगे बढ़ता है अपन इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने भावों व विचारों को सटीक रूप से व्यक्त करने का कौशल, उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहा है। अपने जो भाव हैं, अपने मन में जो विचार हैं, उन विचारों को जब हम व्यक्त करते हैं सटीक रूप से, कहने का मतलब ये है कि हमारी बात को जब अगला व्यक्ति समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो ही है बोलना। इसे ही कहते हैं बोलना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से निखारा जा सकता है। कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, आशु भाषण आदि से हम बालक का मौखिक अभिव्यक्ति सही कर सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित कर सकते हैं। जो इसीलिए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कहानी प्रतियोगिताएं, भाषण, कविता पाठ इसलिए होते हैं ताकि बालक की मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो। तीसरा आता है पढ़ना, रीडिंग, LSR। अब R का नंबर, पढ़ना। गद्य पद्य में लिखित सामग्री को मनोयोग से, शुद्ध उच्चारण व उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों का ध्यान में रखते हुए गतिपूर्वक पढ़ना एवं पठित सामग्री के भावों को ग्रहण करना ही पढ़ना है। पढ़ना एक सृजनात्मक अनुभव है। यानी कि पढ़ना क्या है? लिखित सामग्री को बड़े मनोयोग के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ शुद्ध उच्चारण करना सबसे पहली कंडीशन है, पूर्ण मनोयोग के साथ। फिर उसका उच्चारण क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। फिर उतार चढ़ाव के साथ और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए गतिपूर्वक पढ़ना। ऐसा नहीं है कि विद्यालय को विद्यालय इस तरह से पढ़ेगा, यानी कि वो फिर मजा नहीं। पढ़ने का मतलब है गतिपूर्वक पढ़ेगा उसको, एवं पठित सामग्री के भावों को भी ग्रहण करेगा, वही है पढ़ना। तीसरा, चौथा आता है लिखना, राइटिंग, LSRW। W का नंबर अब आ गया, राइटिंग। लिखने का कौशल भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सबसे अंतिम जो कौशल आता है लास्ट के अंदर 4 कौशलों में, वो है लिखना। तो लिखना क्या है? भाषा कौशल का, भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य माना गया है। अपने भावों व विचारों को शुद्धता के साथ प्रकट करने की क्षमता लेखन कौशल का मूल है। इस कौशल को हम पत्र, निबंध, प्रार्थना पत्र आदि के सुपाठ्य शुद्ध विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के रूप में समझ सकते हैं। प्रसंग के अनुरूप शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों को सुसंबद्ध प्रयोग इस कौशल की विशेषता है। यानी कि हम लिखना उसको कहेंगे जिसमें जो सुपाठ्य हो। ऐसा है कि हम ऐसा हर कुछ लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे तो ये क्या है? ये सुपाठ्य नहीं है। ये क्या लिखा? कोई लैंग्वेज नहीं है, तो हम इसको लिखना नहीं कहेंगे। लिखना सुपाठ्य होगा, शुद्ध होगा, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, तभी वो लिखना कहलाएगा। इसमें प्रसंग के अनुरूप शब्दों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, सूक्तियों का, इनका अच्छी तरीके से प्रयोग करना लिखना कौशल में आता है। तीसरा आता है वर्तमान। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, 2 हो गए। तीसरा है वर्तमान की मूल्यांकन प्रक्रिया में किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं? हमारा वर्तमान में जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, इसमें किस प्रकार से सुधार की जरूरत है? तो देखिए, आकलन व मूल्यांकन शिक्षण के जरूरी अंग हैं। मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, आकलन करना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन से बालक को खुद को भी पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या सीखा है। साथ ही अपने जो शिक्षक हैं उनको भी पता चलता है कि मैंने बच्चे को जो पढ़ाया उसको सही तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। तो एक शिक्षण का जरूरी अंग है। पारंपरिक शिक्षण में क्या था? परीक्षा प्रणाली भय और चिंता से ग्रस्त थी। इसमें फेल होने का डर था, बालक चिंताग्रस्त रहता था।
धीरे 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 सीसी आया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया आई, उसमें बालक को पढ़ाया, उसका मूल्यांकन ले लिया, उस पर टिप्पणी कर दी, उसको फेल होने का डर नहीं है। यानी कि वर्तमान में जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको हमने सुधारा है। और देखो, अपेक्षा यह है कि मूल्यांकन पद्धति ऐसी हो जिसमें विवेचनात्मक व आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि मिल सके बालक को। मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इसे एक क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय चारों कौशल और व्याकरणीय ज्ञान के समन्वित विकास के रूप में इसको जांचा जाए। यानी कि मूल्यांकन भी ऐसा हो जिसमें चारों कौशल का मूल्यांकन, LSRW का और व्याकरणीय ज्ञान का समन्वित विकास बालक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मूल्यांकन करना ये है। यानी कि मूल्यांकन भी, जैसे अपन कहते हैं कि भाई किसी बालक को हम कोई टेस्ट लेते हैं तो दंड से भी अपन उसको समझा सकते हैं, एक पुरस्कार से। अब हमें चुनना है कि हमें बालक से दंडात्मक प्रयोग करना है, दंड दे करके उसको सिखाना है या पुरस्कार दे करके सिखाना है। तो इसमें क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में हमें सुधार करना होगा और हमें इस सुधार की जरूरत है कि बालक को परीक्षा के फेल होने का भय नहीं हो। चौथा क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को वर्णित कीजिए। यानी कि शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए और उसका व्यवहारगत परिवर्तन बताइए। नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 अर्थग्रहण उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होगा, भाषा तत्वों का ज्ञान करेगा, जो भी भाषा के तत्व हैं, लिंग वचन कारक वगैरह, उनका वो ज्ञान प्राप्त करेगा बालक। और उसमें परिवर्तन क्या आएगा कि बालक ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य को पहचान सकेगा, बालक लिंग वचन कारक को समझ सकेगा, विषय वस्तु का ज्ञान, रचना के रूपों का ज्ञान, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। और व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे, बालक ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य को पहचान सकेगा, उच्चारण व वर्तनी को अशुद्धियों को पहचान सकेगा, प्रत्यास्मरण कर सकेगा, शुद्ध रूप से लिख सकेगा और अशुद्ध में सुधार कर सकेगा। ये व्यवहारगत परिवर्तन ज्ञानात्मक उद्देश्य में होते हैं। अब आता है अर्थ ग्रहण उद्देश्य। बालक अर्थ ग्रहण करेगा, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना और पढ़कर अर्थ ग्रहण, दो अर्थ ग्रहण करते हैं। एक तो सुनकर अर्थ ग्रहण करेगा बालक और एक पढ़कर अर्थ ग्रहण करेगा। तो बालक के व्यवहारगत परिवर्तन क्या आएगा, देखो, बालक धैर्यपूर्वक सुन व पढ़कर भावानुभूति कर सकेगा, केंद्रीय भाव को समझ सकेगा, लय व ताल व भाव से कविता का पाठ कर सकेगा और मौन वाचन उचित गति यति से कर सकेगा। यह है अर्थ ग्रहण उद्देश्य के बाद व्यवहारगत परिवर्तन। सह कौशलात्मक उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता, लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता। कौशल में क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। उसमें क्या होगा, मौखिक में शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेगा, उचित लिखित उचित विराम उतार चढ़ाव प्रवाह के साथ बोल सकेगा, लिखित अभिव्यक्ति में शुद्ध वर्तनी के साथ लिख सकेगा। आता है सृजनात्मक उद्देश्य, कहानी, लेख, पत्र, कविता, सूक्तियां आदि सृजनात्मक है। बालक की क्रिएटिविटी, बालक ग्रहित विचारों के साथ अपने विचारों को मिलाकर व्यक्त कर सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन। दूसरा आता है बालक नए साहित्य सृजन कर सकेगा, बालक देखी घटनाओं, दृश्यों आदि को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेगा, नए नए साहित्य का सृजन कर सकेगा। उसका उद्देश्य और उसका व्यवहारगत परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस यूनिट के हैं। इसी के साथ अपनी यूनिट समाप्त होती है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा दिए हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।